अब तक 41 नेता पीएम आवास पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में पीएम के साथ चाय पर चर्चा शुरू होने जा रही है। जी हां, 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस टी पार्टी के लिए, और इस टी पार्टी में जिन जिन नेताओं को बुलाया गया है, जिन जिन नेताओं को इसके लिए फोन आया है, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और देखिए, एक और अहम खबर, नीतीश की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे। लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर बनेंगे मंत्री, ये तय होता हुआ जेडीयू को, यानी इसका मतलब यह है कि एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है। और देखिए, बिहार से ही एक और अहम खबर, बिहार की पार्टी हम से जीतन राम मांझी पीएम आवास पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा एलजेपीआर के चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं। एलजेपीआर के 5 सांसद इस बार चुनकर आए हैं। बिहार से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी पहुंच गए हैं पीएम आवास, यानी बिहार से इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और अब यूपी का जल्दी से रुख करते हैं। यूपी से राजनाथ सिंह बनेंगे मंत्री। यूपी से अपना दल, अगर एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी। यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाकर आई हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी भी मंत्री बनेंगे, और बीजेपी से जितिन प्रसाद भी मंत्री बनेंगे, जो पहली बार पीलीभीत से जीत दर्ज करके सांसद बने हैं। और अब दिल्ली से कौन बनने जा रहा है मंत्री? पहला नाम ये रहा आपके सामने। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को मिलेगा मौका। जी हां, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली से मौका मिलेगा। वो मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हैं हर्ष, और उन्हें मौका मिलने जा रहा है। अब जल्दी से देखते हैं मध्य प्रदेश से इस बार किसे मौका मिलने जा रहा है। पहला सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बार फिर उन्हें रिटेन किया जा सकता है, वो भी मंत्री बनेंगे। और अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र से कौन मंत्री बन सकता है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी बनेंगे मंत्री, ये तो बिल्कुल तय है। नितिन गडकरी एक बार फिर मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का इस बार हिस्सा होंगे। और आरपीआई के रामदास आठवले का भी नाम सामने आ गया है, उनको भी फोन पहुंच गया है, वो भी पीएम हाउस में मौजूद हैं, पीएम आवास में। बीजेपी की रक्षा खड़से भी मंत्री बनने जा रही हैं, और शिवसेना से प्रताप राव जाधव बनेंगे मंत्री। तो ये देखिए, महाराष्ट्र से कौन कौन नेता मंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। अब तेलंगाना पर आ जाते हैं। तेलंगाना से पहला नाम जी किशन रेड्डी का, इन्हें भी यानी रिटेन किया गया है। बीजेपी के बंदी संजय कुमार भी मंत्री बनेंगे, जो कि तेलंगाना से जीतकर आए हैं। आंध्र टीडीपी के राम मोहन नायडू बनेंगे मंत्री। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू का नाम सामने आया है, और टीडीपी के कोटे से भी 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए अब जल्दी से झारखंड का रुख करते हैं। और झारखंड से कौन मंत्री बनने जा रहा है, ये रहा नाम आपके सामने। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी बनेंगी मंत्री। कोडरमा से बीजेपी की सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्हें मौका मिला है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। चंद्र प्रकाश चौधरी भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। गिरिडीह से आजसू के सांसद हैं चंद्र प्रकाश, और वो भी इस वक्त पीएम आवास पर चाय पार्टी में मौजूद हैं। और देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जल्दी से उनको टीवी स्क्रीन पर लाया जाए। ये देखिए, हमारे वो तमाम संवाददाता जो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत हमें इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जितेंद्र भाटी हमारे साथ हैं, पीयूष पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे पीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं, और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, वहां से ताजा अपडेट, कुछ ऐसा खास जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें।
देखिए, चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है। 12 बजे का समय था और चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो आज शपथ लेने जा रहे हैं पीएम के साथ, वो अंदर मौजूद है और सबका परिचय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना थोड़ी देर में उनको अपना विजन बताएंगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी सांसद पहुंचे अंदर, उनको सबको पता है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं और जिस हिसाब से राज्यों के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया है और उसमें यह भी ख्याल रखा गया है कि जातीय समीकरण प्लस क्षेत्रीय समीकरण। और खास बात ये भी बताई जा रही है कि जो आप नाम अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ चुनाव होने उन राज्यों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पे नई लीडरशिप को मौका देना है, तो ऐसे पुराने लोगों को यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा गया है। तो एक पूरा कहा जाए क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए, जातीय संतुलन साधते हुए और आगे की जो चुनौतियां और आगे जो चुनाव है उनको लेकर मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। और अभी चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी देर में आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए समीर, 40 से अधिक जो संख्या बल वहां पर अभी मौजूद है जिनको बुलाया गया है चाय पर चर्चा के लिए, सभी का लगभग मंत्री बनना तय है। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी और साथ ही शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें साथ ही पीएम मोदी के बाद सभी मंत्री और उनका पोर्टफोलियो भी स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखना ये है कि सभी संतुलन के आकलन के बाद अगर ये कहा जाए कि जो घटक दल हैं उनकी संख्या बल के आधार पर उन्हें एमओएस और एक केंद्रीय मंत्री का जो मौका दिया जाएगा, उसके साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक तरह से जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से जब ये स्पष्ट किया जाएगा कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, तब ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसको कितनी तरजीह दी गई है। यानी कि घटक दलों को जो तरजीह दी जाएगी वो तब सामने आएगी जबकि पोर्टफोलियो उनका सामने आएगा। अब देखना यह है कि चाय पे चर्चा के बाद जब बाहर आते हैं लोग तो उनका क्या रुख रहता है और ये देखने वाली बात होगी। जी समीर। बिल्कुल बिल्कुल, पीयूष बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी देखिए इस वक्त जो खबरें बता रहे हैं, आज टीवी 9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग न्यूज की जो पट्टी नीचे चल रही है, जो फ्लैश लगातार हम ब्रेकिंग न्यूज में नाम कर रहे हैं, उन पर ध्यान रखिए। ये वो नाम है जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या अहम खबर देना चाहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने वो नाम फ्लैश किए जो कि दिल्ली से मंत्री बनाए जा सकते हैं, दिल्ली से जीत कर आए हैं और जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिराग पासवान के घर पर, जिनका कि स्ट्राइक रेट 100% का रहा है। 5 उनको कोटे में सीट मिली थी, 5 के पास जीत के आए हैं। जब चिराग पासवान यहाँ से निकल रहे तो हमने पूछा कि आपको क्या उम्मीद करके जा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। देखिए चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है, देर शाम तक पता लगे किसको क्या मिलने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री ये साफ करने वाले हैं कि इस तीसरा जो उनका कार्यकाल है उसमें वो किस तेवर के साथ में काम करेंगे और इन नए चेहरों को किस तरीके से काम करना होगा। आपने पूछा दिल्ली का, तो दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर तीसरी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, जो कि पूर्व दिल्ली से चुन करके आए हैं, इससे पहले वो मेयर भी रह चुके हैं, पहली बार सांसद बने और उनका मंत्री बनना तय है, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के साथ जो चाय पे चर्चा करने के लिए, विजन जानने के लिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं खासकर जो कि पहली बार प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और सरकार का हिस्सा होंगे। और साफ तौर पर इनके लिए ये भी देखना है कि पिछले 2 कार्यकाल जो थे उनमें किस तरीके से आगे बढ़े और आगे उस विजन को कैसे लेकर के जाना है। तो उसका जो रूपरेखा है पूरी, वो इस चाय पे चर्चा के दौरान में होगी और इनको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से आगे जो प्रधानमंत्री वहाँ पर विजन देते हैं उसका जो ब्लूप्रिंट है उसको ज़मीन पर लेकर के आना है। हालांकि भूमिका किसी क्या रहेगी ये देर रात तक पता लगेगा। जी बिल्कुल, पंकज झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा बताइए अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें क्या खास बात नजर आ रही है, किस तरह से तमाम क्षेत्रीय, जातीय, सियासी संतुलन साधने की कोशिश है? समीर, देखिए जहाँ तक यूपी की बात है, इस बार तो कम से कम 29 सीटों का नुकसान हुआ। अकेले बीजेपी को भी, सहयोगी दल में से अपना दल को भी 1 सीट का नुकसान हुआ। और जिस तरीके के हालात बने हैं, तो अगर यूपी को देखें, राजनाथ सिंह का नाम है, उसके बाद सहयोगी दलों से जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, और ये दोनों अलग अलग ओबीसी बिरादरी से हैं, जाट बिरादरी से और एक पटेल कुर्मी बिरादरी से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में जो कुछ
समुदायों का वोट जो पहले बीजेपी के लिए करते थे इस बार नहीं मिला है, उसमें से ये कुर्मी पटेल बिरादरी के बारे में भी कहा जा रहा है। जितिन प्रसाद जो अंदर गए हैं तो ये माना जा रहा है कि चाय पर अगर वो उन्हें बुलाया गया है तो शायद वो भी मंत्री बन रहे हैं। आपको याद होगा कि यूपीए की यानी मनमोहन सरकार में भी वो मंत्री थे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन यूपी में अगर देखना पड़ेगा तो पिछली बार 12 मंत्री थे जिसमें से 7 हार गए हैं, लेकिन अब की बार वहाँ पिछड़े और दलितों को जोड़ करके एक नया सामाजिक समीकरण वहाँ बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से पार्टी को नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, अभिजीत ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की परफॉर्मेंस शानदार रही, 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। दिल्ली से कौन कौन से नाम अभी तक बिल्कुल क्लियर माने जा रहे हैं? देखिए, बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो हर्ष मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा था, कमलजीत शेरावत का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन हर्ष मल्होत्रा के बारे में जानकारी आ रही है सामने कि वो मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। बहरहाल मैं इस वक्त टीडीपी कार्यालय के बाहर ही दिल्ली में खड़ा हूं, जहां पर टीडीपी के खाते से 2 मंत्री आज बनेंगे। जो राम मोहन रेड्डी है उनसे हमने बातचीत की, उसके अलावा जो डॉक्टर चंद्रशेखर है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो टीडीपी एनडीए के अंदर दूसरा सबसे बड़ा दल है, जो कि 16 सांसदों के साथ जीत कर आए हैं आंध्र प्रदेश से, और उनकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। जब हमने राम मोहन नायडू से हम बातचीत कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि पोर्टफोलियो अभी तक उन्हें जानकारी नहीं कि क्या मिलेगा, लेकिन सबसे पहले वो प्राथमिकता उनकी आंध्र प्रदेश और उसके लिए जो लंबित कार्य हैं उनको पूरा करना उनका रहेगा। तो इस तरह की खबर यहां से सामने आ रही है। और इस वक्त मैं जिस आवास के बाहर मौजूद हूं दिल्ली में, 50 अशोका रोड, यहां पर डॉक्टर चंद्रशेखर जो हैं वो अभी तक यहां पर ठहरे हुए हैं, जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। फिलहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उस चाय पार्टी में शामिल होने के लिए गए हैं, जहां पर चाय पर चर्चा होगी और कि जो लोग मंत्री बनेंगे उनसे प्रधानमंत्री का 1-to-1 मुलाकात और बातचीत होगी। उसके बाद ठीक है, बने रहे आप अभिजीत हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाता पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं। स्टूडियो में 2 बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, और मोदी जी का 23 साल का सरकार चलाने का जो लंबा अनुभव रहा है, पहली बार यह स्थिति है जब गठबंधन की सरकार चलाएंगे वो। हालांकि एनडीए की सरकार तो पहले भी रही है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला और 2 बहुत इंपॉर्टेंट दल हो गए हैं, जेडीयू और टीडीपी। लेकिन जो अभी तक जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत दबाव है और ये 2 दल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे इसलिए उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर दिखाई है। देखिए समीर जी, राजनीति में जो भी रहता है और जितने शीर्ष पद पर रहता है उतने ही ज्यादा उस पर दबाव रहते हैं। ये कहना कि दबाव नहीं होता, एक देश को नेतृत्व दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी, चूंकि आप ये देख लीजिए कि मोदी जी अकेले टॉप लीडर्स का अगर आप देख लें तो शायद वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनके आज पूरी उम्र को 20-20-20 आप 3 हिस्सों में बांट लें तो 20 साल वो पूरे देश में भटक भटक करके उन्होंने जमीन और जनता और देश को जाना। 20 साल उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा और इसके बाद 20 वर्ष जो है, नहीं सॉरी 20 साल उनका संगठन में काम का तरीका रहा और 21 साल करीब करीब वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लीडरशिप रही। बिल्कुल। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो जमीन को, देश को समझता है, संगठन में काम किया है और नेतृत्व दे रहा है। तो उनका एक सबसे बड़ा लक्षण ये जो बात है, पहला लक्ष्य ये है कि राष्ट्र जो कुछ भी हो उसमें देश की भलाई हो और टाइम बाउंड जिसको ये कहते हैं कि समय से काम को पूरा करना और वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये नहीं है कि एक मंत्री को लक्ष्य दिया तो नहीं वो, और मेरा कहना यह है, कई लोग उसको तानाशाही या फलाना कहेंगे, वो एक तरह से ऐसे लीडर हैं जो सीएस को डीएस में कन्वर्ट करते हैं। सीएस का मतलब ये होता है आप में ऊर्जा है, आपकी करंट स्ट्रेंथ को डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक, यानी आपको एक टारगेट दिया गया है कि ये काम इतने दिन पूरा करना है। तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी पूछेंगे, वो बराबर आपसे सहयोग करते रहेंगे, कहाँ तक पहुंचे, कोई दिक्कत है क्या। तो ये जो उनका काम करने का तरीका है, निश्चित रूप से आज ये सारे मंत्रियों से वो साझा करेंगे। ठीक है जयशंकर जी, आप लगातार जैसे जैसे नाम हम फ्लैश कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप नाम भी नोट कर रहे हैं, कोई ऐसा नाम जो आपको चौंका रहा है?
या फिर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा है? नहीं, एक तो ये लग रहा है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है हाँ। या जहाँ उसका सुपड़ा साफ हो गया है, वहाँ से भी लोगों को मंत्री बनाया है। जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई को बनाया है, पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम आ रहा है कि उनको मंत्री बना रहे हैं। इसका मतलब कि पार्टी इन राज्यों में फोकस करने वाली है अगले चुनावों में के हिसाब से, और वहाँ उसके रहेंगे, ये प्रतिनिधि के तौर पे केंद्र सरकार में रहेंगे। बिहार में देखिए, बिहार हमको एक चीज़ चौंकाने वाली बात लग रही है। क्या? मतलब राजीव रंजन सिंह ललन का होना जरूरी था, हुआ भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नित्यानंद राय का नहीं होना आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी चुनाव जीते, और ओबीसी चेहरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यादव चेहरा या ओबीसी चेहरा के रूप में उनको लोग जानते थे, तो उनका नाम न रहना ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य कर रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का रहना भी क्या चौंका रहा है क्या? क्योंकि धर्मेंद्र ओडिशा प्रधान में इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है पार्टी ने, और उनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी लोग बता रहे थे। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले चर्चा की थी समीर, हाँ। कि हमको भी लग रहा था कि वो चूंकि बहुत काफ़ी सुलझे हुए राजनेता हैं, उड़ीसा की राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है, हाँ। और केंद्र सरकार में भी वो अच्छे मंत्री रहे हैं, चाहे जिस मंत्रालय को का प्रभार उनको मिला हो उसको उन्हें अच्छे से परफॉर्म किया, चाहे वो पेट्रोलियम रहा हो, चाहे मानव संसाधन रहा हो। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अब दो उपचुनाव झेलना, इसके लिए बचने के लिए हमको लगता है कि शायद उड़ीसा से लोकल किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बीजेपी ने तय की है। बिल्कुल, अब तो इसके आसार निश्चित तौर पर ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, और पहले भी संबित पात्रा नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है। संबित पात्रा नहीं दिखाई दे रहे हैं सर। एक और नाम जो शायद आप भी बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी नहीं दिखाई दे। हाँ, अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है, ये आश्चर्य की उस पर भी हम आएंगे, लेकिन देखिए, मंत्री पद का ऑफर मिलने पर रामदास आठवले का बयान, मोदी जी ने तीसरी बार मंत्रिमंडल में मौका दिया, दलितों को साथ लाने का काम किया, जो मंत्रालय मिलेगा उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। क्या कहेंगे? तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है और तीसरी बार आप शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार मुझे मौका दिया है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, और इस पार्टी ने लगातार 10 सालों से मोदी जी का समर्थन दे दिया है। तो दलित जनता को बीजेपी के साथ लाने का काम हमने किया है, तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम था, और महाराष्ट्र में आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको भी नजरअंदाज रखते हुए महाराष्ट्र में अपनी सत्ता आनी चाहिए, महायुति की सत्ता आनी चाहिए, इंडिया की सत्ता आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैंने लगातार 8 सालों में मैंने मोदी जी का जो समर्थन किया था, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है वो लोगों के सामने रखा था, और संविधान बदलेगा ये जो गलत प्रचार है उसको भी हमने दलित समाज में जाकर उनको समझाया था। तो कुछ गलत फहमी जरूर हुई थी, लेकिन दलित वोट भी मतलब इंडिया को मिला है, बीजेपी को मिला है, और मुझे आनंद है, मेरे समाज को आनंद है कि मोदी साहब ने मुझे तीसरी बार मौका दे दिया है। पिछली बार सामाजिक न्याय मंत्रालय में थे आप, इस बार कोई मंत्रालय की चॉइस है आपकी, या आपको लगता है कि उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी मंत्रालय दे देंगे वो मैं संभालूंगा, मतलब मुझे अनुभव है काम करने का गरीबों का, तो इसीलिए मुझे जो भी मंत्रालय दिया जाएगा वो मंत्रालय का मैं काम करता रहूंगा। आनंद प्रकाश पांडे का जल्दी से हम रुख करते हैं। रामदास आठवले को हमने सुना, काफी खुश नजर आ रहे हैं आनंद वो, और थोड़ी देर पहले यह भी जानकारी आई कि सीआर पाटिल भी पीएम आवास पहुंचे हैं, वहां से क्या अपडेट है? ये भी चाय पे चर्चा चल ही रही है अंदर, और जाहिर तौर पर जो लोग अंदर गए हैं उनकी नज़र जो है चाय पे और जो ढोकले और खांडवी रखे उनसे ज़्यादा उनकी चिंता इस बात से लोगों की जल्द से जल्द वो घर पहुंचे, अपने परिवार वालों के साथ ये खुशियां मनाएं और शाम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। कई लोगों ने अपने कपड़े का भी ऑर्डर दिया होगा, या हो सकता है कि जल्दबाजी में उन्होंने मंगवाया होगा। तो जो भी अभी अंदर चल रहा है, थोड़ी देर में तस्वीरें आएंगी, पीएमओ से तस्वीरें आएंगी, तो हम आपके साथ साझा करेंगे। इतना जरूर है कि जो यहाँ पहुँच गए उनका मंत्री बनना तय है, वो ये भी जानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पहली एक औपचारिक भेंट होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे इसमें सांसद भी हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि नए हैं, जो पहली बार बनेंगे। तो ऐसे में उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उनको भी बताएंगे कि एक मंत्री के तौर पे क्या उनसे उम्मीद की जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी ने और एनडीए ने उम्मीद जो थी, जो टारगेट था, उससे कम प्रदर्शन किया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाएगा कि कार्यकर्ताओं का और जनता का हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ठीक से उसका निर्वहन करना है। अच्छा, एक बात बता दीजिए जल्दी से आनंद,
अनुराग ठाकुर नहीं पहुंचे हैं। जी देखिए, अनुराग ठाकुर अभी नजर नहीं आया, लेकिन ये हो सकता है कि दूसरे गेट से जो एंट्री थी, जो अंदर जा रहे थे, तो कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे अंदर जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष के नाते ही पहुंचे, ये भी संभावना है कि जेपी नड्डा कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल जो जून तक एक्सटेंड किया गया था, चुनाव तक एक्सटेंड किया था, कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। तो ऐसे में ये संभावना है कि जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाकर उनको कोई मंत्री पद दिया जाए। तो ऐसे में हिमाचल छोटा राज्य है, 5 सीटें वहाँ से, तो वहाँ से 2 मंत्री बनाना मुफीद नहीं होगा। लेकिन ये एक संभावना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर तस्वीरें भी बाहर आएंगी और सूची बाहर आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए, जो बादल हैं वो छटते हुए नजर आ रहे हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अंदर 41 सांसदों की मौजूदगी और इन सभी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और इस बीच अहम खबर, टीडीपी से 2 मंत्री आज शपथ लेंगे, ये तय हो गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू मंत्री बनने जा रहे हैं। टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी भी मंत्री बनेंगे, यानी टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री शामिल किए जा रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार का वो हिस्सा होंगे। राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं, कैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं, देखिए जरा। टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू हमारे साथ हैं, जो कि आज कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेने वाले हैं। सर, सबसे पहले क्या रिएक्शन, एक कॉल आ गई आपके पास? बहुत खुशी की बात है। इतने कम उम्र में हमने सोचा नहीं था कि ये मिलेगा। तीसरी बार हम एमपी के जीत के आने के बाद हमें लगा वही बहुत बड़ा ये मौका है यहाँ पे लोगों के लिए सर्व करने के लिए, पर आज उससे प्रमोशन मिला है मंत्री पद में बैठने का। तो मैं तहे दिल से भारत की जनता को, हमारे श्रीकाकुलम की जनता जिन्होंने जिताई, हमारे तेलुगु लोगों को, हमारे नेता चंद्रबाबू जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री से मिलने कब जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं 11:30 बजे उनके वहां पे। कौन सा प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या प्रेफर करेंगे आप? पोर्टफोलियो का तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। अगर सोच की बात आती है तो जरूर आंध्र के लिए जो बेनिफिट रहेगा और हमारे जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए जो रह सकता है, कोई भी पोर्टफोलियो चैलेंज के साथ लेकर हम काम करेंगे। आंध्र के लिए क्या प्रायोरिटीज तय की हैं आपने? अगर सबसे पहले अगर आपको मंत्री पद मिलता है, क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में काम? जिस तरह से 5 साल पुराने सरकार ने काम किया है, हमें तो लगता है कि हर डिपार्टमेंट ही हमें जरूरत है। तो ये सिर्फ क्या मंत्री हमें मिलने वाला ऐसा नहीं है कि एनडीए में होने के बाद हम सारे मंत्रियों का मदद हम लेना चाहेंगे। उसमें से हमें जो कुछ भी मिलेगा तो उसको पूरी तरह से। कैपिटल सिटी अमरावती एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार लगता है कि वो कंप्लीट हो? हाँ जी, जरूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से हमें अच्छा मैंडेट मिला है। पोलवरम नेशनल प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करना चाहिए, रेलवे जोन मिलना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर। तो सबको न्याय करने के लिए हम कोशिश। तो देखिए, टीडीपी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है एनडीए का, चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी, और उसके कोटे से 2 मंत्री बन रहे हैं। पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा जारी है। वहीं मंत्री पद के लिए रवनीत बिट्टू को भी फोन आ गया है। पीएम आवास जाते वक्त उनकी गाड़ी जैम में फंस गई, जिसके बाद रवनीत बिट्टू दौड़ते हुए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रवनीत बिट्टू, जिन्हें फोन आया पीएम आवास पर चाय पार्टी का, जाहिर है इस बार सभी सुबह से जो सांसद चुने गए हैं वो इंतजार कर रहे थे कि भाई पीएम आवास से फोन आ जाए ताकि मंत्री पद मिलना तय हो जाए। रवनीत बिट्टू के पास भी फोन आया, लेकिन उनकी गाड़ी जैम में फंस गई, फिर वो दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। और देखिए, एक और बड़ी खबर, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सहयोगी दलों से बात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इससे पहले यह कहा गया था कि हमें न्योता नहीं दिया गया है, फिर बाद में बीजेपी ने यह क्लियर किया कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों से बात की है और अब वो शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। राम कृपाल जी, कैसे आप इसे देखते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर भी सुबह से असमंजस था। अब क्लियर किया गया है कि खड़गे हिस्सा होंगे शपथ समारोह का। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है ये, और ये होना चाहिए। हाँ। राजनीति में देखिए, लोकतंत्र की एक परिभाषा है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी, यानी बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। एब्सोल्यूट, ये हो तो ये जो डेमोक्रेसी में जो चीजें हैं, असहमति का
अपना हो सकता है हम, लेकिन ऐसे मौक़ों पर हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि जो भी जीता है अपोजिशन का जो नेता होता है, अध्यक्ष होता है, वो वहाँ पे जाता ही है। तो अगर निमंत्रण गया है तो मुझे लगता है कि निमंत्रण बिल्कुल उनको आना चाहिए और एक पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में पॉजिटिव संकेत आप मानते हैं। और देखिए, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल से उनसे बाकायदा बात की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद ये फैसला किया है कि शपथ ग्रहण समारोह का वो हिस्सा होंगे। और ये देखिए, इस वक्त बड़े शानदार एनिमेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे TV9 भारतवर्ष के। मोदी 3.0 का एजेंडा क्या रहने वाला है? पहला, भ्रष्टाचार का खात्मा, इसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब बहुत तेजी से फैसले लिए जाएंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारतवर्ष को बनाना है और उसके लिए काम किया जाएगा। विकसित भारत का रोड मैप, ये एक मेन एजेंडा है। 2047 तक ये उम्मीद की गई है कि देश को विकसित भारत बनाना है और उस एजेंडे पर काम किया जाएगा। लेकिन यूसीसी भी एक एजेंडा, प्राइम एजेंडा रहा है बीजेपी का, वो क्या पीछे चला जाएगा? CAA NRC, ये मोदी 3.0 का एजेंडा रहने वाला है, इसके संकेत दिए गए हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या बात आगे बढ़ेगी, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। डिजिटल इंडिया पर जोर रहेगा, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला कर लिया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए भी इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं से उन्हें बात करनी पड़ रही है। ये असमंजस क्यों नजर आया आज सुबह से कि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे विपक्ष के नेता? देखिए, कल देर रात उनको न्योता दिया गया था, जिसके बाद क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हम एक इंडिया जनबंधन, जो उसने नाम दिया है, इंडिया जनबंधन का हिस्सा है। ऐसे में कोई भी बड़ा कदम जो भी उठाना है वो सहयोगियों से बात करने के बाद ही हमें फैसला करना है। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने आप से कोई फैसला कर रहे हैं। इसके तहत पार्टी से बात करने के बाद सहयोगी दलों से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात की है और उसके बाद सभी ने सलाह दी कि न्योता आया है। हालांकि भले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन ये मानता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला है, इसलिए उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, पीएम नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, तो ऐसे में ये फैसला हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में। तो क्या ये माना जाए कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिलेगा वो जाएंगे? जो दिल्ली में मौजूद रहेगा, सबने यही कहा कि जो दिल्ली में मौजूद रहेंगे वो वहां पर शामिल हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस ताजा अपडेट के लिए। और आइए देखते हैं यूपी से किसे मौका मिल रहा है मंत्रिमंडल में शामिल होने का। यूपी में बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री बनने जा रहे हैं। पहला बड़ा नाम राजनाथ सिंह का, इसके बाद जितिन प्रसाद जो कि पीलीभीत से चुनकर आए हैं, लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, पंकज चौधरी और BL वर्मा का नाम भी शामिल है। तो देखिए 4 नाम हो गए, राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी और BL वर्मा जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोटे से 1 मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है और वो खुशकिस्मत कौन है? बीजेपी कोटे से हर्ष मल्होत्रा। जी हां, हर्ष मल्होत्रा का नाम फाइनल हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर गजब की परफॉर्मेंस रही, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 सीटें गईं और हर्ष मल्होत्रा जो हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। और अब आइए दिल्ली से बिहार का रुख करते हैं। बिहार से कौन कौन मंत्री बन रहा है? बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बन रहे हैं, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय होंगे मंत्री। देखिए थोड़ी देर पहले अभी नित्यानंद राय का नाम ही डिस्कस हो रहा था TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी, और गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, अब ये 2 नाम बीजेपी से फाइनल नजर आ रहे हैं, बीजेपी कोटे से, बिहार से। वहीं जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, ललन सिंह और रामनाथ। तो कुल मिलाकर देखिए ये जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, बिहार का क्या रुतबा रहने वाला है। एलजेपी से चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, LJPR जो उनकी पार्टी है, 5 सांसद टोटल चुनकर आए हैं, 1 मंत्री बनाए जा रहे हैं चिराग पासवान।
और हम पार्टी से जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे। तो ये जो बिहार का रिप्रेजेंटेशन है जयशंकर जी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जेडीयू जिसके खाते में इस बार 12 सीटें आई, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या आपको चौंका रहा है या फिर उम्मीद के मुताबिक? उम्मीद के मुताबिक ही है। एक चीज मैं देख नहीं पाया था, नित्यानंद राय का नाम आ नहीं रहा था, लेकिन वो अच्छा किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भविष्य की राजनीति को देखते हुए भी, क्योंकि बीजेपी का ओबीसी चेहरा नित्यानंद राय ही है वहाँ, और पिछली बार लगातार जीतते भी आ रहे हैं और गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, सबसे अच्छी मुझे तो खुशी की बात यह है कि हमारे इलाके का एमपी भी मंत्री बनने जा रहा है। मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं और हर्ष मल्होत्रा हमारे इलाके के मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक 3 बार जो भाजपा के सांसद रहे 0/0 कोई हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया था। इनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि चूंकि केंद्र में मंत्री बन रहे हैं इसलिए कुछ काम करेंगे। एक चौंकाने वाला नाम ये भी है, निर्मला सीतारमण का नाम नहीं आ रहा है। वो वित्त मंत्री रही हैं पिछली सरकार में, तो इसका मतलब कि वित्त मंत्रालय किसी के पास और जा रहा है। चर्चा तो यही थी कि इस बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल साहब को मिलेगी, ऐसी चर्चा अभी भी है जी। तो हो सकता है, लेकिन निर्मला जी का पत्ता कट गया। अब उनको प्याज की चिंता ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कह दिया था एक बार कि मेरे घर में तो कोई प्याज खाता नहीं है, इसलिए प्याज के दामों से हमारा क्या वास्ता। तो हो सकता है कि इस तरह के बयानों का उनके पति भी थोड़ा सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे लगातार, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, हो सकता पड़ी होगी निर्मला जी को। और अनुराग ठाकुर का भी नाम नहीं आया है। संबित पात्रा उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद उनको मिल जाएगा मौका, उनको भी नहीं मिला। हो सकता है उनको बड़बोलीपन उनका भारी पड़ गया हो। जगन्नाथ जी को उन्होंने बना दिया था कि मोदी जी उनके भक्त हैं जगन्नाथ जी, तो इस सब का थोड़ा भारी पड़ा होगा, हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के हमको लगता है सामंजस्य ठीक बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो जयशंकर जी और रामकृपाल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें तमाम संभावित नामों पर, और जो नाम फाइनल हो चुके हैं उन पर लगातार हम कर रहे हैं चर्चा। तीसरा शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, एक एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। बने रहिएगा टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।